वेलकम बैक टू रघु फिजिक्स क्लासेस। आप लोगों को स्वागत है रघु फिजिक्स क्लासेस में। तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है। सबसे पहले आपको हम बता दें, आज हम इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले हम लोग वीडियो देखे थे, वह चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक पर था, थ्योरी से था और वह न्यूमेरिकल से रिलेटेड टॉपिक पर हम लोग चर्चा किए थे। आज जो हम लोग को बात करना है वह ऑब्जेक्टिव टॉपिक पर चर्चा करना है। ऑब्जेक्टिव जैसा कि जानते हैं, बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव बहुत सारा पूछा जाता है। उसी बिहार बोर्ड के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को ऑब्जेक्टिव देखना पड़ेगा और वही देखते हैं हम लोग। ऑब्जेक्टिव ऐसे ब्रिलियंट पब्लिकेशन का जो ऑब्जेक्टिव बुक होता है उसी से हम क्वेश्चन देख रहे हैं। आप लोग अगर इस ऑब्जेक्टिव को सही ढंग से देखिएगा तो आपको बहुत फायदामंद यह होगा। अगर आप इसको सही ढंग से पढ़ लेते तो बोर्ड में तो कोई दिक्कत होगी ही नहीं, भविष्य में और जगह भी आपको बहुत सहायता मिलेगा। इसलिए प्लीज इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इसी तरह के वीडियो देखते रहें। देखते हैं आप क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है, किसी अनावेशित वस्तु पर 1 कूलम आवेश होने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। क्या कर रहा है क्वेश्चन, किसी अनावेशित वस्तु पर यानी एक अनावेशित वस्तु पर 1 कूलम आवेश होने के लिए, कितना कूलम आवेश, 1 कूलम आवेश होने के लिए उनमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर हम 1 पर चर्चा कर रहे हैं। क्या कह रहा है कि चार्ज का वैल्यू दिया हुआ 1 कूलम और उसके बाद क्या बोल रहा है कि 1 कूलम आवेश पर आवेशित होने के निकाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर व्हाट। सिंस हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि यहाँ पर हम लोग को एक नियम लगाना पड़ेगा। वह नियम क्या था, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सिंस हम लोग जानते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्यू बराबर क्या होता है, तब प्लस माइनस एन, जहां पर क्यू से क्या बोले थे चार्ज, एन से क्या बोले थे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आई से इलेक्ट्रॉन का वैल्यू। तो यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। सो यहाँ पर एन बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा क्यू बाई ई, इधर ई आ जाएगा। अब वैल्यू पुट करेंगे तो क्यू का वैल्यू कितना दिया था सर 1 कूलम और ई का वैल्यू कितना होता था सर 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 90 कूलम। कूलम से कूलम क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो डेसिमल क्या जाएगा ऊपर, यानी जब 10 में 16 से भाग दीजिएगा तो 0.625 इंटू 10 टू द पावर यह माइनस 90 ऊपर जाएगा तो प्लस 18 हो जाएगा, सॉरी प्लस 19 हो जाएगा। अब यहाँ पर इस फॉर्म में ऑब्जेक्टिव दिया नहीं है, इसलिए दशमलव को एक राइट घुसकाते हैं तो कितना हो जाएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 90। एक दशमलव राइट घुसका है तो दशमलव एक राइट घुसका है तो पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा तो -1, यानी 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। 18 इलेक्ट्रॉन यानी कोई पूछ देगा 1 कूलम इलेक्ट्रॉन, 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। आइए क्वेश्चन पढ़ के इसको आंसर देखते हैं। किसी अनावेशित वस्तु पर 1 कूलम आवेश होने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चर्चा करते हैं। क्या कहता है, किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह वितरित होता है। किसी अचालक, अचालक के मतलब कुचालक यानी बैड कंडक्टर पदार्थ पर गोले को आवेश देने पर वह वितरित होगा, यानी आवेश कहां पर चला जाएगा। तो किसी भी कुचालक को जब चार्ज दिया जाता है तो क्या होता है, जहां पर दिया जाता है वहीं पर रह जाता है और इसीलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए, सतह पर, सतह के अलावा अंदर भी, केवल भीतर, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, काहे कि जहां पर देता वहां पर आता, सतह पर करे यानी पूरा सतह पर तो फैलेगा नहीं, सतह के अलावा अंदर भी, यह भी नहीं, केवल भीतर भी नहीं, तो इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर को ले सकते हैं डी, हम लोग डी ले सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर यहीं पर कंडक्टर आता तो कंडक्टर के अंदर ई का वैल्यू 0 होता है, कंडक्टर के अंदर ई का वैल्यू 0 होता है और चार्ज क्या होता है, तो चार्ज पूरा सतह पर फैला रहता है, इसलिए इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्या कहता है, चित्रानुसार बिंदु ए बी सी पर तीव्रता क्रमशः ए, ई बी एंड ई सी हो तो, यानी सबसे पहले चित्र ड्रॉ करते हैं हम लोग। यहाँ पर चित्र को देखते हैं थोड़ा। यहाँ पर देखिएगा चित्र जब ड्रॉ कर रहे हैं तो हम लोग को मिल क्या रहा है कि आप लोग को इस चित्र को समझाने के लिए एक चित्र बना रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पर एक चित्र दिया, ऐसे चित्र दिया हुआ है और ऐसा चित्र दिया हुआ है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऐसे करके फिर सीधा कर दिया हुआ है और ये भी क्या है, सीधा कर दिया। यहाँ पर पॉइंट ए है, यहाँ पर पॉइंट बी है और यहाँ पर पॉइंट सी है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम लोग को एक प्रॉपर्टी को याद करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक प्रॉपर्टी था, जहां पर क्राउडिंग ज्यादा होगा, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड
ज्यादा होगा। जहां पर क्राउडिंग कम होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम होगा, क्योंकि जहां पर भीड़ भाड़ का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा, जैसे मान लीजिए ऐसे है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तब और यहाँ पर पूछे तब, तो यहाँ पर कम भीड़ है, यहाँ पर अधिक भीड़ है, तो अधिक भीड़ रहेगा जहां पर स्पेसिंग कम होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, और जहां पर स्पेसिंग फैला हुआ होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, कम होगा। इसी प्रकार इसी तर्ज पर इस क्वेश्चन में जवाब दे सकते हैं कि यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड ई बी है, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड ई सी है, तो ए और सी पर स्पेसिंग बराबर है, तो यहाँ दोनों का मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, समान होगा, लेकिन यहाँ का क्या होगा, कम होगा कि ज्यादा होगा, तो सर कम होगा। इसलिए बोल सकते हैं ये बराबर ई सी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, तो ईबी, यानी ईबी से यह दोनों वैल्यू बराबर होगा, ई और ई सी। क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं। चित्रानुसार चित्र ए बी सी पर तीव्रता क्रमशः ई ई बी ए तथा ई सी हो तो क्या कहता है, ई ग्रेटर देन ई बी ग्रेटर देन ई सी, तो होगा नहीं, ई बराबर ई बी बराबर ई सी, ई भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, तो ई बराबर ई सी ग्रेटर देन ई बी, तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी ले सकते हैं, डी की तो कोई चांस ही नहीं बनता। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। एक वैद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, एक वैद्युत द्विध्रुव है यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल है, एक द्विध्रुव से घिरा हुआ है, पृष्ठ पर कुल विद्युत फ्लक्स होगा, यानी उसके पृष्ठ से निकलने वाला कुल फ्लक्स होगा, यानी एक बंद सतह है, बंद सतह में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इलेक्ट्रिक डाइपोल पर जानते हैं एक निगेटिव चार्ज तो एक पॉजिटिव चार्ज, जितना निगेटिव चार्ज उतना ही पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों घिरे हुए हैं। तो बंद सतह से निकलने वाला कुल फ्लक्स जो होता है वह गॉस थ्योरम से मिलता था, और फाइव टोटल इक्वल टू क्या होता था, क्यू इनक्लोज बटे इप्सिलॉन नॉट। इनक्लोज के मतलब टोटल चार्ज, इसके अंदर का चार्ज, तो अंदर के चार्ज क्या आ जाएगा, तो माइनस क्यू और प्लस क्यू दोनों चार्ज जोड़ेंगे बटे इप्सिलॉन नॉट, माइनस क्यू से प्लस क्यू कट जाएगा तो कितना जाएगा, जीरो बटे इप्सिलॉन नॉट, और कोई चीज जीरो में कोई चीज से भाग देंगे तो वह कितना हो जाएगा, जीरो। यानी बंद सतह से निकलने वाला कुल फ्लक्स यहाँ पर क्या हो गया, जीरो। यहाँ पर तो एक डाइपोल है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया। यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के बदले अगर 5 डाइपोल भी अगर बंद सतह के डाले अंदर डाले तो उसका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो। क्यों होगा, तो सर जितना फ्लक्स बाहर की ओर जाएगा प्लस के कारण, उतना ही फ्लक्स माइनस के कारण क्या हो जाएगा, तो अंदर की ओर। इसीलिए जितना भी डाइपोल डाले टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर बंद सतह में डाइपोल के डालने के कारण पूछेगा तो वह कितना हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो। इसलिए इसमें आंसर कौन ले सकते हैं, तो क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हुए आंसर बता देते हैं। एक वैद्युत द्विध्रुव पर एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, पृष्ठ पर कुल विद्युत फ्लक्स होगा अनंत शून्य क्यू बटे इप्सिलॉन नॉट, इनमें से कोई नहीं, तो क्या बोल सकते हैं, बी नंबर यानी शून्य हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी आवेश से अनंत दूरी पर उस आवेश के कारण विद्युत की तीव्रता क्या होगा। किसी आवेश से अनंत दूरी पर, यानी एक आवेश से अनंत दूरी पर उस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, यानी एक बिंदु आवेश है उससे अनंत दूरी पर हम लोग से पूछ रहा है क्या, तो सर विद्युत क्षेत्र, अनंत पर विद्युत क्षेत्र पूछ रहा है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर एक चार्ज है, यहाँ पर चार्ज क्यू है, यह दूरी जो आर बराबर दिया इन्फिनिटी है, यहाँ पर पूछ रहा है ई बराबर व्हाट। तो सिंस हम लोग जानते हैं ई बराबर क्या होता है, के क्यू बट्टे आर स्क्वायर, के क्यू बट्टे आर स्क्वायर। सो वैल्यू डालेंगे, के क्यू बट्टे आर स्क्वायर होता था, के का के क्यू का क्यू बट्टे आर का वैल्यू कितना था, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी स्क्वायर। इट मींस के क्यू बट्टे इन्फिनिटी का स्क्वायर करेंगे तो इन्फिनिटी, या कोई चीज में इन्फिनिटी से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, तो जीरो। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आया, जीरो। यानी अनंत पर कोई भी चीज पूछे तो आप जीरो बताइएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो हुआ हो ही गया। अब अगर कोई भी चीज पूछे, जैसे मान ली हम लोग से पूछ दे अनंत पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा अगर पूछ देता कि विद्युत विभव कितना होगा तो भी जीरो होगा। विद्युत विभव को यानी हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल सकते हैं। अनंत का कोई भी चीज पूछे तो हम लोग जीरो बताएंगे। खास करके अधिकांश क्वेश्चन में ऐसा ही होता है कि अनंत का कोई भी चीज पूछता है तो हम लोग कितना जवाब दे सकते हैं, उसका जीरो। इसको ध्यान रखिएगा थोड़ा। तो इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, शून्य। अब क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं, क्या कहता है, यदि दो आवेशों की बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो आवेश के विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा का मान होगा। विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा यानी दो आवेश, यहाँ पर एक Q1 है, यहाँ पर आवेश Q2 है, इसके बीच की दूरी कितना है, तो सर R है। अगर इसके बीच की दूरी बढ़ा दिया जाए तो स्थितिज ऊर्जा U बराबर क्या हो जाएगा, तो U बराबर KQ1 Q2 बटे R। अब देखिए इसके बीच की दूरी बढ़ाएंगे, क्या कहते हैं, यदि दो आवेश की बीच की दूरी बढ़ा दिया जाए तो विद्युत की स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ जाएगा, घट जाएगा, परिवर्तित रहेगा, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो हम इसमें बोल सकते हैं डी नंबर ऑप्शन। कैसे से देखिए, अगर मान लीजिए आर बढ़ा रहे हैं, अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव होता, आर बढ़ेगा तो यू घटेगा, आर बढ़ेगा तो
अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव होगा तो आर बढ़ेगा तो यू का मान घटेगा। बट यहीं पर अगर एक चार्ज निगेटिव हो जाए दूसरा चार्ज पॉजिटिव हो जाए, यानी लाइक चार्ज रहेगा तब तो आर बढ़ेगा तो यू का मान घटेगा, तो ऑप्शन नंबर कुछ ले सकते थे। लेकिन क्या करता है कि यहाँ पर चार्ज अगर अपोजिट नेचर का हो तब क्या होगा, आर बढ़ेगा तो यहाँ पर निगेटिव रहेगा और निगेटिव होगा तब कमेगा, इट मीन यू का मान बढ़ेगा। इट मीन हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर यू का वैल्यू बढ़ भी रहा है घट भी रहा है। क्वेश्चन पढ़े तो क्या कहता है, यदि दो आवेशों के बीच दूरी बढ़ा दिया जाए तो आवेशों की विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ जाएगा घट जाएगा परिवर्तित रहेगा, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो ऑप्शन नंबर को ले सकते हैं, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी आवेशित गोलीय खोखले चालक के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत तीव्रता होती है, यानी एक बंद सतह, इसके बंद ई का वैल्यू क्या होता है। अगर यह चालक है तो अंदर में जब भी पूछेगा चालक के अंदर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, चाहे शेप और साइज कुछ भी हो, यानी बंद सतह होना चाहिए। वह चालक होगा तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होगा। इसके साथ साथ एक ऑब्जेक्टिव का और तैयारी कर ले, अगर इसके सतह पर 5 वोल्ट है, अंदर में कहीं भी पूछता है तो इसके अंदर में पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट, यहाँ भी 5 वोल्ट होगा, यहाँ भी 5 वोल्ट होगा, यानी चालक के अंदर ई का वैल्यू सभी जगह पर 0 होता है, भी का वैल्यू कांस्टेंट होता है, भी का वैल्यू कांस्टेंट होता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, चालक के अंदर शेप साइज कुछ भी दिया रहे उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा तो हम लोग 0 बता सकते हैं, और भी का वैल्यू अगर जब पूछेगा तो जितना सतह पर आएगा उतना ही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है कि फ्लक्स घनत्व का मात्रक होता है, फ्लक्स घनत्व का मात्रक होता है। तब फ्लक्स घनत्व कहने का मतलब हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र। फ्लक्स घनत्व किसको कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र, और चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, टेस्ला। इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर कौन ले सकते हैं, बी, यानी फ्लक्स घनत्व का मात्रक होता है तो वह क्या हो जाएगा, टेस्ला। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, आवेश ए एवं बी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। सबसे पहले तो बोर्ड साफ कर लें, कि इसको पिक्चर के सहारे हम समझा सकते हैं और समझ सकते हैं। क्या कहता है कि अब आवेश ए एवं बी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आवेश बी एवं सी भी एक दूसरे को आकर्षित करता है, तब ए एवं सी क्या करेगा, यह क्वेश्चन पूछने का सारांश है। यानी आवेश ए यहां पर माने एक बंद सतह, इसको ए माने, इसको क्या माने, बी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, आवेश ए एवं बी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इट मींस दोनों पर लाइक चार्ज नहीं होगा, एक पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो दूसरा पर क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा। उसके बाद स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि आवेश बी एवं सी भी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी एक बड़ी और है जो सी है, सी बड़ी है जो बी और सी एक दूसरे को आकर्षित करता है। इट मींस इस पर भी अनलाइक चार्ज होगा, तो पहले से इस पर माइनस चार्ज माने तो इस पर क्या मानते, प्लस, तो ए लाइक, तो यह अट्रैक्ट करता। उसके बाद क्या कर रहा है, तब ए एवं सी क्या करेगा, तो ए एवं सी पर देखिएगा तो पॉजिटिव चार्ज है दोनों पर, यानी लाइक चार्ज है, तो यह रिपेल करेगा कि अट्रैक्ट करेगा, यानी दूर धकेलेगा कि नजदीक खींचेगा, तो शायद दूर धकेलेगा। चलिए तो इसका आंसर कौन से ले सकते हैं, तो आकृष्ट होंगे, प्रतिकर्षित होंगे, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करेंगे और अधिक सूचना चाहिए, तो आंसर बी नंबर हम लोग ले सकते थे, प्रतिकर्षित करेंगे, प्रतिकर्षित होंगे बोल सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में हम बनाए हैं, कोई आदमी का मन होता है नहीं सर आप पहले ही चार्ज मान लिए हैं, तो हम ऐसे नहीं मानते, हम मान लीजिए हम पहले इसी को माइनस मानते हैं इसको प्लस मानते हैं, तो इसको भी चेक कर लेते, थोड़ा कभी कभी हमारे मन में दिक्कत हो जाता है, डाउट हो जाता है, तो उसको क्लियर कर लेना चाहिए। अगर मान लीजिए ए और बी अट्रैक्ट करा तो इस पर माइनस मानिएगा तो इस पर प्लस मानिएगा, और इस पर प्लस है और बी और सी भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, इट मींस यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो माइनस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, माइनस। इट मींस बी और सी भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। अब देखिए ए और सी क्या करेगा, तो एक दूसरे को यह रिपेल करेगा। इट मींस अगर सीरियली हम माने, अगर सीरियली ढंग से सोच के बनाए तो हम लोग आंसर पर पूछ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इट मींस यहाँ पर क्या करेगा, तो ए और सी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं, क्या कहता है, एक अनावेशित धातु कण को एक आवेशित धातु प्लेट के नजदीक लाया जाता है, यानी एक अनावेशित धातु कण को, एक अनावेशित धातु कण है को एक आवेशित प्लेट की ओर नजदीक लाया जाता है तो धातु कण पर विद्युतीय बल होगा, किधर होगा यह पूछ रहा है। तब मान लीजिए यहाँ पर एक धातु प्लेट है जो कि आवेशित है, तो यहाँ पर मान लेते हैं एक धन आवेशित है, यानी इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इसके नजदीक में एक धातु कण लाया जाता है
जो कि अनावेशित है। अनावेशित इट मींस अनचार्ज है। इट मींस क्या बोल सकते हैं, इस पर कोई चार्ज नहीं है। अब देखिए यहाँ पर प्लस चार्ज है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, नेट चार्ज नहीं है, लेकिन इसमें पॉजिटिव जितना चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। और चार्ज के बगल में कोई भी धातु लाएंगे तो वहां पर क्या होता है सर, इंडक्शन होता है। कुछ होता है इंडक्शन। इट मींस इंडक्शन होगा तो यहाँ पर इस पर प्लस चार्ज है तो इस फेस पर माइनस चार्ज आ जाएगा। अब प्लस प्लस को दूर धकेल देगा इंडक्शन के कारण, तो यहाँ पर माइनस को इंडक्शन कर लेगा और यहाँ पर कौन सी को इंडक्शन कर लेगा, प्लस को। तब क्या करेगा, ये प्लस प्लस को दूर धकेलेगा और प्लस माइनस को नजदीक खींचेगा। अब देखिए यह रिपल्सिव फोर्स भी यहाँ पर काम करेगा, अट्रैक्टिव फोर्स। लेकिन यहाँ पर एक देखिएगा कि माइनस चार्ज का दूरी कम है और प्लस चार्ज का दूरी ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स का प्रभाव कम पड़ेगा, अट्रैक्टिव फोर्स का प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। यानी प्लेट को अपने तरफ खींच लेगा कि दूर धकेल देगा, तो नजदीक खींच लेगा। इसलिए इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। क्या कहता है, एक अनावेशित धातु कण को एक धनावेशित धातु प्लेट के नजदीक लाया जाता है। धातु कण पर विद्युतीय बल होगा प्लेट की तरफ, प्लेट से दूर की तरफ, प्लेट के समानांतर, इनमें से कोई नहीं, तो क्या आ जाएगा, प्लेट की तरफ। यानी ऑप्शन नंबर ये दे सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। दो चालकों के बीच आवेश के वितरण होने वाली ऊर्जा की हानि निर्भर करती है। यानी दो चालक है, उसको क्या कहता है, आवेश का वितरण होता है, दोनों पर होने वाली ऊर्जा के हानि निर्भर करता है। यानी उसमें जब लॉस ऑफ एनर्जी होता है वह किसके कारण होता है, वह कैसे निर्भर करता है। मान लीजिए यहाँ पर एक गोला है, एक गोला यहाँ पर है, अगर यहाँ पर चार्ज का शेयरिंग हो रहा है, मान लीजिए इसमें से चार्ज इस जा रहा है, तो एनर्जी का कुछ न कुछ लॉस होता है, लॉस ऑफ एनर्जी। और लॉस ऑफ एनर्जी हम लोग पढ़े थे, डेल्टा ई बराबर क्या होता था, हाफ C1 C2 बटे C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। यह फॉर्मूला होता है लॉस ऑफ एनर्जी। तो लॉस ऑफ एनर्जी दोनों के धारता के गुणनफल, दोनों धारता के जोड़ के बराबर और विभवांतर के स्क्वायर के समानुपाती होता है। तो इसमें से ऑप्शन ढूंढते हैं। क्या कहता है, दो चालकों के बीच आवेश के वितरण से होने वाली ऊर्जा की हानि निर्भर करते हैं विभवांतर के वर्ग पे, धारता पर, धारा के वर्ग पर। तो क्या हो जाएगा, विभवांतर के वर्ग पर। यानी ऑप्शन नंबर कौन ले सकते हैं, तो सर ऑप्शन नंबर हम लोग बी ले सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। एक बिंदु आवेश Q को यानी एक आवेश बिंदु Q है को एक दूसरे बिंदु आवेश कैपिटल Q के चारों तरफ वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है, विद्युत क्षेत्र के द्वारा किया गया कार्य होगा। यानी एक बिंदु आवेश Q है जिसको कैपिटल Q के चारों तरफ वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है, यानी कैपिटल Q चार्ज के चारों तरफ घुमाया जाता है, तो विद्युत क्षेत्र द्वारा क्या किया गया, क्या होगा, तो शून्य होगा। देखिए कैसे होता है। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक कैपिटल चार्ज प्लस Q है, कैपिटल चार्ज Q है, इसके चारों तरफ वृत्ताकार पथ पर एक स्मॉल का चार्ज Q घुमा रहा है, तो इस पर नेट वर्क डन कितना हो जाएगा, टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, तो 0। देखिए कैसे होता है इसको। यहाँ पर सर यह चार्ज है, चार्ज का विस्थापन इस दिशा में हो रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, और चार्ज यहाँ पर प्लस है, तब प्लस प्लस चार्ज को दूर धकेलेगा तो फोर्स इधर लग रहा है। तो फोर्स और चार्ज के बीच कितना डिग्री कोण, 90 डिग्री का। कितना डिग्री कोण, 90 डिग्री का। इट मींस वर्क डन निकालेंगे तो W बराबर क्या होता है, FD cos थीटा, FD cos थीटा। तो FD cos थीटा का वैल्यू कितना आता है, 90 डिग्री। cos 90 जब डालेंगे तो cos 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। और 0 से कोई चीज में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। इसलिए इसको बोल सकते हैं 0, W बराबर 0। इट मींस यहां से एक नोट ही याद कर लीजिए, वृत्ताकार पथ पर जब भी कोई बॉडी को घुमाया जाता है तो वहां पर टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, 0। जैसे यह चार्ज के चारों तरफ इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पर भी कोई चार्ज को घुमाया जाता है वो तो बिन वर्क डन कितना होता है, 0। यानी सर्कुलर पाथ पर जब भी वर्क डन पूछेगा फुल ट्रैक के लिए तो अधिकांश केस में हम लोग का जो आंसर आता है वह कितना आता है, 0। इसको ध्यान रखिएगा। इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, 12 क्वेश्चन को पढ़ के एक बार आंसर देते हैं। एक बिंदु आवेश Q को एक दूसरे बिंदु आवेश Q के चारों तरफ वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है, विद्युत क्षेत्र के द्वारा किया गया कार्य होगा शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक, इनमें से कोई नहीं, तो कौन हो जाएगा, शून्य, ए नंबर ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं, यानी 13। आवेश का एसआई मात्रक होता है, तो आवेश का एसआई मात्रक किसको नहीं याद है, आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। आवेश का एसआई मात्रक कूलम, इसलिए बोल सकते हैं 13 का आवेश का एसआई मात्रक होता है वो होता है कूलम, ऑप्शन नंबर डी ले सकते हैं। अब आवेश का विमीय सूत्र पूछता है, तो आवेश का विमीय सूत्र 80 नहीं तो IT रटे हुए हैं, तो निकाल देते हैं। 10वां में एक प्रसिद्ध फार्मूला पढ़े थे, जो आप फार्मूला क्या था, तो धारा I बराबर चार्ज बटे टाइम। यहां से अगर चार्ज निकाला जाए तो चार्ज बराबर IT, चार्ज बराबर IT। अब इसका एसआई निकालेंगे तो चार्ज का जैसा कूलम होता है, कूलम किसके बदले लिखते हैं, तो धारा का एसआई मात्रक एम्पियर और टाइम का क्या हो जाएगा, एम्पियर सेकंड। इसी के बदले कुछ लिखते हैं कूलम। इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं, तो ये इसका एसआई यूनिट हो गया, एसआई यूनिट। सबसे पहले बोल सकते हैं, कोई पूछ दे चार्ज का ऐसा मतलब क्या होता है, तो कूलम नहीं तो एम्पियर सेकंड, एम्पियर सेकंड। अब इसका डायमेंशनल फार्मूला आता
एम्पियर के बदले क्या लिख सकते हैं, तो ए, और सेकेंड के बदले क्या लिख सकते हैं, यानी एटी, और इसी के बदले ए के बदले क्या लिखाते हैं, तो आई, एस के बदले टी, यानी ए। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला जो होता है वह 80 नहीं तो IT। डायमेंशनल फॉर्मूला के मतलब बीमीय सूत्र, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, तो सब आदमी को ध्यान है। इलेक्ट्रॉन पर पूछा जाता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इसमें नहीं डाउट होना चाहिए। में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग अगले क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।